receipt from the sale of season tickets for a series of concerts should be classified as। सीरीज ऑफ कॉन्सर्ट के लिए अगर हमने एडवांस में टिकट्स बेचे हैं और वहां से हमें पैसा अगर रिसीव हो रहा है तो इसे हम क्या कंसिडर करेंगे, क्या क्लासिफाई करेंगे? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अक्रूड एसेट, दूसरा ऑप्शन अक्रूड लायबिलिटी, तीसरा ऑप्शन प्रीपेड रेवेन्यू और चौथा ऑप्शन अनअर्न्ड रेवेन्यू। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा कि अगर जैसे एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं कि क्रिकेट का मैच होना है और क्रिकेट के मैच से पहले हमने सारे एडवांस में टिकट्स बेच दिए, तो ये जो एडवांस में टिकट बेचा है जबकि अभी तक क्रिकेट मैच हुआ नहीं है, तो ये जो पैसा हमको रिसीव हुआ है उसे हम क्या कंसिडर करेंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रीपेड रेवेन्यू कंसिडर करेंगे। देखिए, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है प्रीपेड रेवेन्यू के बीच में और अनअर्न्ड रेवेन्यू के बीच में, लेकिन प्रीपेड रेवेन्यू हम इसे इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स हैं हमें खुद पैसा दे रहे हैं ताकि फ्यूचर में जाकर के वो इवेंट ऑर्गेनाइज हो सके। ठीक है, तो कस्टमर्स की बात अगर मैं करूं तो इसको कहते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स, जो चाहते हैं वो इवेंट कंसिडर होना। तो इस केस में जो हमें पैसा जनरेट हो रहा है उसे हम कंसिडर करेंगे प्रीपेड रेवेन्यू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड शुड बी क्लासिफाइड एज। इंटरेस्ट आपने अर्न किया लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है तो उसे आप क्या कहिएगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है अक्रूड एसेट, दूसरा ऑप्शन अक्रूड लायबिलिटी, तीसरा ऑप्शन अनअर्न्ड रेवेन्यू और चौथा ऑप्शन प्रीपेड रेवेन्यू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अक्रूड एसेट। अक्रूड वर्ड का मतलब ही होता है अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो अक्रूड वर्ड का मतलब होता है अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो अनअर्न्ड गलत हो गया और प्रीपेड गलत हो गया, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी वैसे ही गलत हो गए। और क्योंकि हमने अर्न कर लिया और हमें इंटरेस्ट रिसीव होने की बात हो रही है तो हमारे लिए असेट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अक्रूड असेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक इज अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस ऑफ जॉन एंड कंपनी इन प्रिपेयरिंग इट्स फाइनल अकाउंट, इट शुड बी एंटर्ड इन। देखिए, जॉन एंड कंपनी का ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक अपीयर हो रहा है। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त हम उसकी एंट्री कहां करेंगे? ठीक है, क्या वो क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस में शो कर रहा है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा, क्या वो बैलेंस शीट में जाएगा, क्या वो ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में जाएगा, या इनमें से कहीं नहीं जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैलेंस शीट। अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक अपीयर होता है तो वो सिर्फ बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टॉक डज नॉट इंक्लूड। स्टॉक में इनमें से क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है गुड्स इन द हैंड ऑफ एन एजेंट। ठीक है, अगर एजेंट्स के पास अगर गुड्स है तो वो हमारे स्टॉक में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन गुड्स आउट ऑन अप्रूवल दैट इज ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है गुड्स सोल्ड अवेटिंग डिलीवरी टू बायर और चौथा गुड्स मेंट फॉर रीसेल हाइपोथेकेटेड एज सिक्योरिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुड्स सोल्ड अवेटिंग डिलीवरी टू द बायर। ठीक है, हमने सामान बेच दिया है, जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हैं, आपने ऑलरेडी उसका पेमेंट कर रखा है, बस डिलीवरी नहीं हुई है, तो इसे हम अपना स्टॉक कंसीडर नहीं करेंगे। तो स्टॉक डज नॉट इंक्लूड, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टॉक डज नॉट इंक्लूड गुड्स सोल्ड अवेटिंग डिलीवरी टू द बायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टॉक शुड इंक्लूड। स्टॉक में क्या चीज हम इंक्लूड करेंगे? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है गुड्स हेल्ड एज सिक्योरिटी, दूसरा ऑप्शन गुड्स हेल्ड बाय द बिजनेस एज कंसाइनी, तीसरा ऑप्शन गुड्स विद कस्टमर्स फॉर अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न बेसिस और चौथा गुड्स सोल्ड बट नॉट येट डिलीवर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुड्स विद कस्टमर फॉर अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो उसे हम अपना स्टॉक कंसिडर करेंगे क्योंकि अभी हमने उसे सेल या रिटर्न बेसिस के ऊपर अपने कस्टमर को दे रखा है। वो हो सकता है कि वो रिटर्न भी हो जाए, अभी तो बेचा नहीं, हमने उसे दिया हुआ है, वो अप्रूव करेगा, उसके बाद जब हमें उसका पैसा मिल जाएगा तो हम उसे सेल कंसिडर करेंगे। जब तक उसका पैसा नहीं मिलता तब तक वो हमारे एक हिसाब से स्टॉक है। तो स्टॉक शुड इंक्लूड गुड्स with customers for approval on sale or return basis. Option C is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन कह रहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ ऑफ अ पार्टनर इज। अगर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम किसी पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी पार्टनर की लाइफ के ऊपर अगर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा तो उसे हम क्या करेंगे? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला
क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। दूसरा ऑप्शन है क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तीसरा ऑप्शन है हमारा डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट से डेबिट करेंगे। और चौथा एनी ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। अगर पार्टनरशिप फर्म अपनी जेब से, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्म नॉट अ पार्टनर, अगर फर्म के अकाउंट में से पार्टनर्स के इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा पे किया जा रहा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा पे किया जा रहा है, तो ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट से हम डेबिट करेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वो पैसा हम रिड्यूस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, उनके खाते में से हम डिडक्ट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। वी हैव 4 ऑप्शंस। बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कब शो करती है? 4 अलग अलग डेटों की बात की गई है। पहला कह रहे हैं फॉर अ गिवन पीरियड। दूसरा ऑप्शन है हमारा एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ द अबव और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए, जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके ऊपर हम डेट लिखते हैं एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डेट की बात की जा रही है। आपको मालूम होगा कि जो बैंक्स होते हैं ना, उनकी बैलेंस शीट हर 3 महीने पे बनती है। हर 3 महीना मतलब हर क्वार्टर में बनती है, क्योंकि उनके यहाँ हर रोज हजारों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लाखों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। वो हर रोज बहुत सारे लोन दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, लोन ले रहे हैं, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो वो अपनी बैलेंस शीट कब क्लोज करते हैं? हर क्वार्टरली। तो आपने एक स्पेसिफिक डेट बना ली और उस टाइम पे आपने आप एक बैलेंस शीट बना दी। ठीक है, तो एज ऑन पर्टिकुलर डेट, बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट पे हम अपने फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट बना करके जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट और लॉस शो करता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको मालूम है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस शो किया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस शो किया जाता है। ये प्रॉफिट और लॉस शो करते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब? 4 ऑप्शंस, फॉर अ गिवन पीरियड, एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फॉर अ गिवन पीरियड। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके प्रॉफिट और लॉस जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटेंजिबल असेट इज। इंटेंजिबल असेट का एग्जाम्पल क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गुडविल। क्या गुडविल इंटेंजिबल असेट है? दूसरा ऑप्शन है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा ऑप्शन है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और चौथा ऑप्शन है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुडविल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू। जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? मतलब क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 4 फॉर्मूले हमें दिए गए हैं, तो कौन सा सही है? पहला है सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस। दूसरा ऑप्शन है सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। तीसरा ऑप्शन है सेल्स प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, और चौथा है सेल्स प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सेल्स में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे और परचेजेस को माइनस करेंगे, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेल्स माइनस परचेजेस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू। सेल्स में से अगर हमने परचेज माइनस किया और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब ये होता है बिजनेस का रोज का जो कामकाज का जो खर्चा है ना। देखिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब ये होता है बिजनेस को चलाने के खर्चे। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये होता है कि बिजनेस में काम करने वाली जो एक्टिविटी होती है ना, जिसे हम हर रोज रेगुलर बेसिस पे अपने बिजनेस में कर रहे हैं, उसे हम अपने बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। तो अगर हमने सेल में से परचेजेस माइनस कर दिया और अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। क्या उससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा? क्या उससे हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा? क्या उससे हमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा? क्या हमें उससे कुछ भी ना मिलेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वी विल गेट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑप्शन सी। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स में से परचेज माइनस करेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो हमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है हमारा,
इन फाइनल अकाउंट्स ट्रेड डिस्काउंट इज, फाइनल अकाउंट्स में जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम क्या करते हैं, मतलब क्या होता है एक हिसाब से। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला कह रहे हैं शोन एज अ सेपरेट आइटम इन ट्रेडिंग अकाउंट। हमेशा याद रखिएगा कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसकी हम कोई एंट्री नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट की कहीं कोई एंट्री नहीं करते। कैश डिस्काउंट की एंट्री की जाती है, ट्रेड डिस्काउंट की कभी कोई एंट्री नहीं होती। तो ऑप्शन ए सीधा सीधा गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन ए में कह रहे हैं कि शोन एज अ सेपरेट आइटम इन ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सेल्स और परचेजेस एज द केस में बी। अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं या कोई सामान बेच रहे हैं तो जो अमाउंट है उसे हम डिडक्ट कर देते हैं, ठीक है, अमाउंट में से हम ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर देते हैं। तो ये सही जवाब है ऑप्शन सी, शोन एज अ सेपरेट आइटम। अगेन हम शो नहीं करते एनी वन ऑफ द अबव जब ऑप्शन बी है सही जवाब, तो एनी वन ऑफ द अबव का भी कोई मतलब नहीं बनता। तो इन फाइनल अकाउंट ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सेल्स और परचेज एज द केस मे बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ बैलेंस शीट शोज, बैलेंस शीट क्या शो करता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, दूसरा ऑप्शन रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, तीसरा ऑप्शन पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट और चौथा ऑप्शन पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्सनल अकाउंट के साथ साथ रियल अकाउंट शो करता है हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। अ बैलेंस शीट शोज ओनली पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप आप जानते हैं सिंगल सेलर की बात होती है। असेट्स इन बैलेंस शीट आइटम्स आर कन्वीनियंटली नोन एज, जो बैलेंस शीट में असेट्स होते हैं ना उसे कन्वीनियंटली क्या नाम दिया गया है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑर्डर ऑफ फिक्सिटी, दूसरा ऑप्शन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, तीसरा ऑप्शन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और चौथा ऑर्डर ऑफ डेट्स ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। इन्होंने बोला है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो असेट्स बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं वो कन्वीनियंटली ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के बेसिस के ऊपर शो किए जाते हैं। मतलब जो सबसे ज्यादा लिक्विड होगा वो सबसे ऊपर होगा और जो सबसे कम लिक्विड होगा वो सबसे नीचे होगा, ठीक है। करंट असेट्स ऊपर लिखते हैं और फिक्स्ड असेट्स हम नीचे लिखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट में असेट्स तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, depreciation on machinery amounting to rupees 25,000 is appearing in the trial balance of a firm। एक मशीनरी की जो डेप्रीसिएशन है और डेप्रीसिएशन है 25,000 रुपए, वो ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रही है, ठीक है। व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल अकाउंट्स इट शुड बी शोन इन, जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसे हम कहां शो करेंगे, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में या बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। आपको मालूम है डेप्रिसिएशन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू क्लासिफाई बैंक ओवरड्राफ्ट, आप बैंक ओवरड्राफ्ट को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव 4 ऑप्शंस, क्या वो करंट असेट्स होते हैं, क्या वो फिक्स्ड असेट्स होते हैं, क्या वो करंट लायबिलिटीज होती हैं या फिक्स्ड लायबिलिटीज होती हैं। तो आपको मालूम है कि बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में आता है। हम बैंक से एक शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लेते हैं, एक हिसाब से बैंक हमें ही फैसिलिटी देता है, हमें मतलब बिजनेसमैन को फैसिलिटी देता है उनके करंट अकाउंट पे। आपको जानकारी बिल्कुल होगी कि करंट अकाउंट बिजनेस के नाम पे बनाया जाता है, तो बिजनेस को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है उनके इनकम और एक्सपेंडिचर, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो के बेसिस के ऊपर कि कितना इनफ्लो उनके बैंक अकाउंट में आ रहा है और कितना आउटफ्लो जा रहा है, उस बेसिस पे उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है। तो हाउ वुड यू क्लासिफाई बैंक ओवरड्राफ्ट एज अ, तो वी विल कंसिडर और क्लासिफाई बैंक ओवरड्राफ्ट एज अ करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये करंट लायबिलिटी है, हमें पे ऑफ करनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टॉक इन ट्रेड इज अ, स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है। 4 ऑप्शन, पहला स्टॉक इन ट्रेड फिक्स्ड एसेट्स होता है, दूसरा स्टॉक इन ट्रेड करंट एसेट्स होता है, तीसरा स्टॉक इन ट्रेड इनटैंजिबल एसेट होता है और चौथा स्टॉक इन ट्रेड फिक्टिशियस एसेट होता है। तो आपको मालूम है स्टॉक इन ट्रेड करंट एसेट्स होता है, वो करंट एसेट्स है, उसे हम 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करा लेंगे, ठीक है। तो करंट एसेट्स की कैटेगरी में स्टॉक इन ट्रेड। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिटर्न इनवर्ड अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर डिडक्टेड फ्रॉम, जो रिटर्न इनवर्ड है वो जो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है उसे हम किससे डिडक्ट करेंगे, ठीक है।
क्या हम उसे क्लोजिंग स्टॉक में डिडक्ट करेंगे, क्या परचेजेस में डिडक्ट करेंगे, क्या हम उसे सेल्स में डिडक्ट करेंगे, या हम उसे रिटर्न आउटवर्ड में डिडक्ट करेंगे। तो जो रिटर्न इनवर्ड है उसे समझिएगा, रिटर्न इनवर्ड जो होता है वो सेल्स रिटर्न होता है। तो सेल्स रिटर्न हमेशा सेल्स में से हम डिडक्ट करते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न हमेशा कहां डिडक्ट होता है, सेल्स से डिडक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस विल। अगर ओवर स्टेटमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस तो क्या होगा। ओवर स्टेटमेंट का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस अगर हमने बड़ा चढ़ा करके बता दिया तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला, ओवरस्टेट द करंट एसेट्स, हम उससे अपने करंट एसेट्स बढ़ा करके दिखा देंगे। दूसरा ऑप्शन, इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। तीसरा ऑप्शन, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और चौथा ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओवर स्टेटमेंट का मतलब अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक को बड़ा चढ़ा करके दिखा दिया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हमारे करंट एसेट्स भी बढ़ करके आएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन है सेल कॉस्ट ऑफ स्क्रैप मटेरियल सोल्ड बाय। क्या क्वेश्चन है, सेल कॉस्ट ऑफ स्क्रैप मटेरियल सोल्ड बाय, ये क्या क्वेश्चन है। वी हैव 4 ऑप्शंस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेसिकली स्क्रैप मटेरियल कौन सोल्ड करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मैन्युफैक्चरिंग। तो सेल कॉस्ट ऑफ स्क्रैप मटेरियल सोल्ड टू होगा। ठीक है, सोल्ड टू मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग स्क्रैप मटेरियल नहीं बेचता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्क्रैप मटेरियल नहीं बेचता। इसको ऐसे समझिएगा कि स्क्रैप मटेरियल कौन बेचता है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बेचता है, ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ी बेचेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में हम स्क्रैप मटेरियल जो हमने बेचा उसकी एंट्री नहीं दिखाएंगे, हम उसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो दिमाग में जल्दी स्टक नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन पूछने का जो लैंग्वेज होता है वो उस हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं होता जिससे डायरेक्टली हमको समझ में आ जाए। तो ये कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, When scrap material is sold, जब स्क्रैप मटेरियल बेचा जाता है तो क्या होता है। पहला ऑप्शन, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और चौथा, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर स्क्रैप मटेरियल हम बेचते हैं तो उससे क्या होता है, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुड्स sent on sale approval basis are recorded as a sale if। जो गुड्स हमने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस भेजा है कि हमने गुड्स भेज दिए हैं, अगर सामने अप्रूव हो जाएगा तो वो बिक जाएगा, हमारा वो खरीद लिया जाएगा, तो उसे हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, मतलब क्या उसे कंसीडर करेंगे, सेल हम उसे कब कंसीडर करेंगे। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कि नो इंटीमेशन इज रिसीव्ड बट द टाइम लिमिट ऑफ अप्रूवल एक्सपायर्स। तो क्या हम उसे सेल मान लेंगे कि अगर किसी ने, सामने वाली पार्टी ने जो हमसे गुड्स लेकर के गया था, उसने कोई इंटीमेशन नहीं दिया लेकिन एक टाइम लिमिट के बाद हम उसे गुड्स एज अ सेल कंसीडर कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं इंटीमेशन रिगार्डिंग देयर फाइनल एक्सेप्टेंस इज रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स। ठीक है, हमें इंटीमेशन रिसीव हो गया कस्टमर से। तीसरा कह रहे हैं कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। और चौथा कह रहे हैं नन इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटीमेशन रिगार्डिंग देयर फाइनल एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। जिस गुड्स को हमने सेल किया था अप्रूवल बेसिस पे, जब हमारा कस्टमर हमें इंटीमेट कर देगा कि हाँ हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसे हम क्या मानेंगे, इंटीमेशन रिगार्डिंग देयर फाइनल एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, in which of the following categories would the balance in the insurance expense account fall। ठीक है, आफ्टर एडजस्टमेंट मेड एट द ईयर एंड। इन्होंने बोला कि इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो इनमें से किस अकाउंट में आएगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। वो एक्सपेंसेस अकाउंट में जाएगा, वो रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा, वो लायबिलिटी अकाउंट में जाएगा, वो असेट अकाउंट में जाएगा। देखिए, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट का बैलेंस है, हमें इंश्योरेंस एक्सपेंसेस जो है ना, जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है, इंश्योरेंस में जो भी खर्चे हो रहे हैं उसमें कुछ बकाया बाकी है, तो वो खर्चा हमारे लिए बाकी है ना, अभी हमें उस खर्चे को अभी पे करना है, तो हमारे लिए क्या हो गया, वो हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि इफ करंट असेट्स इज शोन इन द बैलेंस शीट बिफोर फिक्स्ड असेट्स।
इट इम्प्लाइज मार्शलिंग इज डन इन ऑर्डर ऑफ, ठीक है, कि अगर करंट असेट्स बैलेंस शीट में फिक्स्ड असेट्स से पहले शो किया जा रहा है तो इसमें मार्शलिंग किस बेसिस पे किया गया है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है परमानेंसी के बेसिस के ऊपर, दूसरा लिक्विडिटी के बेसिस के ऊपर, तीसरा आइदर ए और बी, और चौथा बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लिक्विडिटी के बेसिस के ऊपर। मार्शलिंग का मतलब पोस्टिंग एक हिसाब से होता है या उसको रखना होता है। अगर बैलेंस शीट में हम सबसे पहले करंट असेट्स लिख रहे हैं और उसके बाद हम फिक्स्ड असेट्स पे जा रहे हैं तो ये लिक्विडिटी के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट को मार्शलिंग करते हैं, उसके आइटम्स को उस सिस्टम के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं।